Human nature. Catel's definition of personality gave us clues about his view of human nature. अब इन्होंने जो पर्सनालिटी के हवाले से भी कहा था वो बेसिकली एक पर्सन की नेचर को बताता है, एक इंसान की नेचर के हवाले से बताता है। हमें बड़ी डिटेल में जो है वो कैटल ने बताया कि एक ह्यूमन पर्सनालिटी किस तरह की होती है और इंसान की फितरत किस तरह की होती है, जिसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। He wrote, personality is that which permits to prediction of what a person will do in a given situation. अब ये कहते हैं कि अगर आप पर्सनालिटी की बात करें तो इसका मतलब है कि पर्सनालिटी आपको अलाउ करती है, मतलब वो आपको ये बताती है कि आप किसी इंसान के हवाले से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो किसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, क्या करेगा, उसके एक्शंस किस तरह के होंगे। उसकी पर्सनालिटी को देखकर हम कह सकते हैं उसके बारे में। ये ठीक है अगर एक पर्सन को हम ऑलरेडी नहीं जानते और हमें नहीं पता उसके हवाले से, उसकी नेचर के हवाले से, लेकिन जब हम एक पर्सन को जान जाते हैं, उसके साथ कुछ वक्त गुजारते हैं या हमने उससे डिफरेंट सिचुएशन में ऑब्जर्व किया होता है, तो फिर हमें उसके हवाले से ये समझ आ जाती है कि ये डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, तो हम उसके हवाले से कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर देते हैं। और इसके अलावा अगर नहीं हम जानते उस शख्स को या हमने उसे नहीं देखा, ऑब्जर्व किया कभी, तो पर्सनालिटी का जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया है कैटल ने, तो उसकी रोशनी में, उसको देखते हुए, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए या जो फैक्टर्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए उसको मेजर करके, असेस करके हम एक पर्सन के हवाले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके वो किस तरह का होगा और सिचुएशन को कैसे डील करता है। फॉर बिहेवियर टू बी कंसीडर्ड प्रिडिक्टेबल इट मस्ट बी लॉफुल एंड ऑर्डरली। अब जो है वो बिहेवियर के हवाले से भी जो है वो कहते हैं कि ये प्रिडिक्टेबल है और इसको अब लॉफुल कैसे हो सकता है या ऑर्डर में कैसे हो सकता है, इस हवाले से भी कैटल जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। प्रिडिक्शन वुड बी डिफिकल्ट विदाउट रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द पर्सनालिटी। अब जब आप एक पर्सन को कंसिस्टेंसी के साथ बिहेव करते हुए देखते हैं, अगर डिफरेंट सिचुएशंस हैं तो मोर और लेस उसका जो पैटर्न होगा वो सेम ही होगा। सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, बाद में सिचुएशन फैक्टर्स का भी इन्फ्लुएंस होता है पर्सन के ऊपर, लेकिन फिर भी बहुत एक ह्यूज डिफरेंस आपको नजर नहीं आता और उसमें आपको रेगुलरिटी नजर आएगी, कंसिस्टेंसी के। एक पर्सन एक सिचुएशन में भी मोर और लेस ऐसे ही बिहेव करता है, दूसरे में भी इसी तरह करता है, तो जब तक वो रेगुलरिटी या कंसिस्टेंसी नहीं होगी उसकी पर्सनालिटी में, आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, आप उसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। हम प्रिडिक्शन कब करते हैं किसी पर्सन के बारे में, कि जैसे आपने उसे पहले एक दफा ऑब्जर्व किया, दूसरी दफा भी ऑब्जर्व किया, फिर तीसरी बार भी ऑब्जर्व किया। जब आपने उसको डिफरेंट सिचुएशन में देखा, एक से ज्यादा मर्तबा देखा है, तो फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि ये पर्सन जो है वो किस तरह बिहेव कर सकता है, किस तरह करेगा, तो ही आप उसके हवाले से कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसके हवाले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अगर उसके बिहेवियर्स में इनकंसिस्टेंसी है या इरेगुलरिटी है। For example, one spouse can usually predict with considerable accuracy what the other spouse will do in a given situation because that person's past behavior had been consistent and orderly. अब जो दो लोग आपस साथ में रहते हैं या चले एक मैरिड कपल रहता है, अब हस्बैंड एक वे में बिहेव कर रहा है तो वाइफ जो है उसके हवाले से प्रिडिक्ट कर सकती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो इस तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि हस्बैंड मोस्ट ऑफ द टाइम उस सिचुएशन में ऐसे ही बिहेव करता है, या डेली लाइफ में हस्बैंड जो है उसका एक स्पेसिफिक बिहेवियर जो है वो सामने आता है, उसमें कंसिस्टेंसी है, उसमें ऑर्डर है। इसी तरह हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के हवाले से भी बहुत सारी बातें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरी ये जो वाइफ है ये इसका स्पेसिफिक बिहेवियर होता है सिचुएशन में। इसी तरह आप लोग भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जैसे आपकी अपनी फैमिली है, आपके बहन भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर के बारे में कि ये जो है इसकी पर्सनैलिटी इस तरह की है और इस तरह की सिचुएशन में इसका ये बिहेवियर होता है। क्यों? क्योंकि आप एक कंसिस्टेंसी देख रहे हैं। अगर वो कंसिस्टेंसी होगी तो आप बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर लेंगे, हालांकि आपने अभी कोई जो है वो टूल भी यूज नहीं किया, कोई स्केल यूज करके आपने पर्सनैलिटी को असेस भी नहीं किया, लेकिन आपकी जो डेली ऑब्जर्वेशन है उसकी बेसिस पर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह कैटल ने बताया कि पर्सन जो है वो उसके बारे में प्रिडिक्शन दी जा सकती है उसके पास्ट बिहेवियर को देखते हुए, अगर उसमें कंसिस्टेंसी भी है और वो ऑर्डर के साथ एक चीज हो रही है।
Therefore, Cattell's views of human nature admits little spontaneity because that would make predictability more difficult. और इसीलिए कैटल का जो व्यू था ह्यूमन नेचर के हवाले से, एक इंसान के हवाले से, उसमें ये है कि स्पॉन्टेनिटी बहुत कम है, क्योंकि इस तरह तो फिर आप किसी पर्सन के बारे में प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि अगर उसके रिस्पॉन्सेज स्पॉन्टेनियस हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये प्रिडिक्ट करना जो है वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. On the free will versus determinism issue, then Cattell falls more on the side of determinism. अब फ्री विल और डिटर्मिनिज्म की बात होती है कि एक इंसान के पास जो है वो फ्री विल है टू चूज समथिंग, कुछ भी वो डिसाइड करेगा, अपने हवाले से डिसीजन लेगा, या हर चीज डिटर्मिन होती है. ये भी एक डिबेट होती रही है, जिस तरह नेचर नर्चर पे डिबेट होती है, इसी तरह फ्री विल और डिटर्मिनिज्म पर होती है. तो क्या बिहेवियर डिटर्मिन होता है? क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से डिटर्मिन है कि वो जेनेटिकली अगर उसने इनहेरिट की हुई है, इन्फ्लुएंस उसके ऊपर जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, तो इसका मतलब है कि वह चीज डिटर्मिन है, तो उसकी फ्री विल नहीं है. तो इस पर जब डिबेट होती है तो कैटेल जो है वो ज्यादा साइड लेते हैं डिटर्मिनिज्म की. ऐसा नहीं कि उन्होंने फ्री विल को बिल्कुल नहीं कहा, वो जैसे हमने पढ़ा नेचर नर्चर की बात की, तो वो एनवायरमेंट को भी इंपॉर्टेंस देते हैं कि हाँ इसके जरिए जो है वो पर्सन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसकी पर्सनालिटी को, लेकिन उसको वो कम वेटेज देते हैं. वो ज्यादा किसको देते हैं? डिटर्मिनिज्म को देते हैं, जेनेटिक इन्फ्लुएंस को देते हैं. तो जब यहाँ पर डिबेट होती है तो ज्यादातर डिटर्मिनिज्म की साइड लेते हैं, उसको जो है वो डिफेंड करते हैं कि ये डिटर्मिनिज्म जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट. Cattell didn't propose any ultimate or necessary goal that dominates behavior. No drive for self-actualization to pull us toward the future. No psychosexual conflict to push us from the past. अब कैटेल जो है वो कोई इनका जो है वो इस हवाले से कुछ प्रपोज नहीं करते कुछ भी, या कोई ऐसा उन्होंने कोई गोल सेट किया और ये कोई बताया हो कि भाई ये एक चीज होती है कि जो पर्सन के उसको जो है उसके बिहेवियर को डोमिनेट करती है, कि जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात होती है कि एक सेल्फ ये भी नीड होती है और इंसान मोटिवेटेड होता है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ वो जाता है, जिसे हम कार्ल रोजर और मैस्लो की जब थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां हम डिटेल में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे, नीड्स को डिस्कस करेंगे. तो सेल्फ एक्चुअलाइज होने के लिए भी पर्सन के अंदर एक नीड होती है और पर्सन उस एफर्ट करता है, ग्रोथ की तरफ जाता है और वो फुली फंक्शनिंग पर्सन बनने की कोशिश करता है. तो ये चीजें कहते हैं कि इस तरह कोई ऐसी ड्राइव नहीं कि जो आपको फ्यूचर से लेकर उसके जो उसको आपको उस तरफ जो है वो देखती है, फ्यूचर से रिलेटेड है, या कोई साइकोसेक्सुअल कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं है कि जो आपको माजी से जो है वो आपको पुश करता है. तो ये पुल और पुश करना, ये धकेलना और खींचना और ये सारी चीज की खींचातानी जो भी है, ये इस तरह की चीजों पर जो थे वो कैटेल जो इतना ज्यादा फोकस नहीं किया उन्होंने, उसको बहुत उस हवाले से कोई बहुत ज्यादा उन्होंने कोई चीज बताई नहीं कि डिस्क्राइब नहीं किया, और ना ही उसको जो है वो इतनी अहमियत दी. Although he noted the impact of early life events, we do not get the impression from his writing that he believed childhood forces determine the personality permanently. अब इनके हवाले से एक चीज है कि कैटेल ने अर्ली लाइफ इवेंट्स को देखा, उसके इम्पैक्ट के हवाले से सिग्निफिकेंट चीजों को नोट किया, कंसीडर किया, लेकिन उनकी जो राइटिंग है किसी भी हवाले से जो उन्होंने अपने व्यूज दिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं ह्यूमन नेचर को देखते हुए उसके एक्सप्लेन करने के लिए, वहां पर कहीं भी ये नहीं लगता कि वो जो है वो इस चीज को मानते हैं कि जो आपके चाइल्डहुड फोर्सेस हैं या चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से जो इवेंट्स हुए हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो पर्सनालिटी को डिटरमिन करते हैं हमेशा के लिए, ऑन परमानेंट बेसिस पर करते हैं कि वो बस उन्होंने एक शेप कर दी तो हो गई. वो इस चीज को कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते. इसीलिए आप देखें कि ऊपर भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या कोई साइकोसेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट है और इस क्यों होता है, किस तरह होता है, किस तरह इंसान एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है और किस तरह उनको कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको फंसा के रख देता है किसी चीज में जो उसके पास से एसोसिएटेड है. तो इस हवाले से भी जो है वो इसको इनका कोई अल्टीमेट या कोई वो नजर नहीं आता, आपको कोई एक फाइनल इनकी राइटिंग नजर नहीं आती या इनकी कोई डिस्क्रिप्शन इस हवाले से इन्होंने ज्यादा नहीं आपको मिलेगी. Cattell's personal view of human nature is clear. अब उनका जो एक अपना व्यू था वो क्लियर है बहुत, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, क्योंकि वो डिटर्मिनिज्म को फॉलो करते हैं, उसको उस पर बिलीव करते हैं
और जेनेटिक इन्फ्लुएंस पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट को भी दे देते हैं। तो इनका एक व्यू बड़ा क्लियर है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई झोल आपको नजर नहीं आता, कोई भान नजर नहीं आता। इन हिज यंगर ईयर्स ही सॉ ऑप्टिमिस्टिक अबाउट अवर एबिलिटी टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। और जब यंग एज में थे तो वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि एबिलिटी के हवाले से कि इंसान जो अपने सोशल इश्यूज को सॉल्व करता है, उसके अंदर एबिलिटी मौजूद होती है तो वो कर सकता है और करता है, वो इस हवाले से बड़े ऑप्टिमिस्टिक। ही प्रेडिक्टेड वी वुड गेन ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ एंड कंट्रोल ओवर आवर एनवायरनमेंट। अब इसीलिए इन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया है कि हम जो हैं अवेयर हो सकते हैं, जैसे अपने आप से अवेयर हो सकते हैं और अगर हम चाहें तो होते हैं, और हमें अपनी वीकनेसेस का भी पता होता है, हमें अपनी स्ट्रेंथ का भी पता होता है, हमें अपनी एबिलिटी का भी पता होता है, और हम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो एक इंसान जो है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और वो इस हवाले से अवेयर होता है, वो उसको इंसाइट उसमें हो सकती है कि वो अपने इश्यूज को समझे, अपने एनवायरमेंटल इश्यूज को समझे और उन्हें सॉल्व भी करे। He expected to see the level of intelligence rise along with the development of a more gracious community life of a creatively occupied citizen. अब ये चाहते थे, ये इनको एक तवक्को थी कि जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ेगी, उसका लेवल जो है वो बढ़ेगा और उसके साथ एक बड़ी ग्रेशियस कम्युनिटी जो है वो डेवलप होगी कि जहां पर जो है वो एक क्रिएटिविटी है वो वहां के सिटीजन में, क्रिएटिविटी वहां के लोगों में, जो सोसाइटी की वो बात कर रहे हैं कि लोगों में क्रिएटिविटी जो है वो होगी और जो सोसाइटी के लोग होंगे वो क्रिएटिव होंगे और जो इस क्यों होगा, क्योंकि जिनका जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है वो इंक्रीज होगा। तो ये इस तरह की एक कम्युनिटी को डेवलप करने के हवाले से जो थे वो थोड़े ऑप्टिमिस्टिक थे और होपफुल थे कि इस तरह होता है, हो सकता है, और ये देखना चाहते थे। Reality didn't live up to his expectations and eventually he came to believe that the human nature in society had regressed. अब ये जो एक्सपेक्टेशन थी, इनकी होप थी कि इंटेलिजेंस लेवल हाई होगा और बड़ी ग्रेशियस सोसाइटी जो है वो डेवलप होगी और क्रिएटिविटी होगी लोगों में, तो ये इनकी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो इतनी वो नहीं हुई, इनको पूरी होती हुई नजर नहीं आई है और आखिरकार इन्होंने ये मान लिया कि ह्यूमन नेचर और सोसाइटी जो है वो रिग्रेस हो जाती है, वो जो है वो किसी ना किसी तरीके से उस पर जो है वो उस तरह फ्लोरिश नहीं करती है, वो उस तरह वर्क नहीं करती है और सोसाइटी जो है वो आगे जाने के बजाय वो रिग्रेस होकर रह गई है, वो पीछे रह गई और ह्यूमन नेचर भी उस तरह जो है वो एक्टिवली जो है वर्क नहीं कर रही है। तो ये इनका जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी होती हुई नजर नहीं आई। कैटेल स्ट्रक्चर बेस्ड सिस्टम थ्योरी, अब इनकी जो थ्योरी थी स्ट्रक्चर बेस्ड सिस्टम थ्योरी considers personality as a system in relation to the environment and seeks to explain the complicated transactions between them as they produce change and sometimes growth in the person. अब इनकी जो स्ट्रक्चर बेस्ड सिस्टम थ्योरी है उसमें वो पर्सनालिटी के हवाले से जो बात करते हैं उसको पर्सनालिटी को एक सिस्टम के तौर पर लेते हैं और ये जो सिस्टम है ये एसोसिएटेड है एनवायरनमेंट के साथ और इनके दरमियान जो भी एक ट्रांजैक्शन है वो बड़ी डिफिकल्ट है और कॉम्प्लिकेटेड है और ये चाहते हैं कि इसको उस थ्योरी के जरिए उसको एक्सप्लेन, उसकी वजाहत करने की कोशिश करते हैं और क्योंकि ये चाहते हैं कि लोगों की जो है वो उनमें चेंज प्रोड्यूस होता है इस वजह से कि अगर वो एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करके देखेंगे तो उससे एक इंसान में चेंज भी आएगा, लोगों में चेंज भी आएगा और वो ग्रोथ भी जो है वो हो सकती है कि ये जो एनवायरनमेंट और ये जो इसका सिस्टम है ये जब मिलके वर्क करते हैं तो पर्सन जो है वो ग्रोथ की तरफ भी जाता है और चेंजेस भी आपको ऑब्जर्व होती हैं अगर आप उन चीजों को एक्सप्लेन करें और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें, सही तरीके से बताएं, उसको रिजॉल्व करें इश्यूज को, तो फिर आप उस जो स्ट्रक्चर को, सिस्टम को समझें, उसको एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करते हुए, तो फिर वो चेंजेस जो हैं वो नजर आती हैं आपको, क्योंकि एक पर्सन का अपना जो एक सिस्टम है, उसकी पर्सनालिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब वो एनवायरनमेंट के साथ करती हैं तो उसका फिर रिजल्ट आपके सामने आता है चेंजेस की सूरत में और ग्रोथ की सूरत में। Structure based learning implies that there are set of traits within the person that can initiate and direct behavior. These traits are often genetically based but subject to modification by learning experience. अब वही बात है कि जैसे structure based learning है
तो जब वो पर्सनालिटी, जब उसका सिस्टम है, तो उसकी जो पर्सनालिटी की जो उसकी ट्रेड्स हैं, जो भी उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसने इनहेरिट की हुई है, तो वो जो उसके जीन से एसोसिएटेड है, तो जब वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो आपको एक स्पेसिफिक बिहेवियर सामने नजर आता है। अब ये ट्रेड्स ठीक है जेनेटिकली तो होती हैं, लेकिन लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू मॉडिफिकेशन हो जाती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि इन्होंने टोटली इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस को निग्लेक्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, उन्होंने जेनेटिक इन्फ्लुएंस की ज्यादा बात की है, लेकिन वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस को भी मानते हैं कि हाँ, एक सिचुएशन में आपको जो एक्सपीरियंस होता है उससे आपके बिहेवियर में चेंज आ सकता है। तो इंसान जो है वो उन्हीं इस स्ट्रक्चर बेस्ड लर्निंग के थ्रू जो है वो उसकी जो ट्रेड्स हैं वो उसको एक बिहेवियर को गाइड भी करती हैं, और किसी भी किस्म का बिहेवियर जो सामने आता है उसको इनिशिएट करने में भी उनका रोल होता है। Cattell was convinced that an adequate theory of personality must examine and explain the goal-directed motivation of individual. अब जो थे ये कहते थे कि जो पर्सनालिटी की थ्योरी है अगर वो एडिक्वेट है तो फिर वो जो पर्सन का जो कि उसकी जो मोटिवेशन होगी, गोल डायरेक्टेड मोटिवेशन जो गोल से एसोसिएटेड है, तो उसकी वो वजाहत कर सकती है और करनी चाहिए। एक अच्छी थ्योरी, एक एडिक्वेट थ्योरी जो होती है वो उसकी वजाहत भी करेगी, उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है, यानी उसको असेस भी कर सकती है किस तरह की गोल डायरेक्टेड इसकी जो मोटिवेशन है किस तरह की है, उसको एग्जामिन भी कर सकती है, उसको जज भी कर सकती है, उसके हवाले से वजाहत भी दे सकती है। Which goes beyond simple conditioning principles and involves individual cognitive activity. जो सिंपल जो कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स बताए हुए होते हैं कि जी ऐसे होता है और कंडीशन है और जो लर्निंग और इसके हवाले से जो भी चीजें हैं, तो प्रिंसिपल से कहीं जो है वो आगे जाकर वो कॉग्निटिव एक्टिविटी तक को वो बता सकती है। एक एडिक्वेट थ्योरी पर्सनालिटी की अगर हो तो उस पर्सन की जो कॉग्निटिव एक्टिविटी हो रही है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसे वर्क कर रही हैं, वो उस तक को एक्सप्लेन कर सकती है। वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कंडीशनिंग प्रिंसिपल तक की बात करेगी या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करेगी, वो बड़े अच्छे तरीके से एक पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करेगी, उसकी मोटिवेशन के हवाले से, उसके गोल के हवाले से, उसमें कॉग्निटिव एक्टिविटी किस तरह इन्वॉल्व है, अगर कोई लर्निंग प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है तो वो उसके हवाले से भी वजाहत कर देगी। According to Cattell, we must focus on the complicated kinds of cognitive and motivational learning that guide people's action. Cattell कहते हैं कि हमें जो है वो जो cognitive और motivational learning हो रही है, अगर वो बहुत डिफिकल्ट भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो उस पर भी फोकस करें, क्योंकि वो लोगों के एक्शन को गाइड करती है। कि जैसे एक पर्सन एक एक्ट कर रहा है, उसका कोई एक्शन आपके सामने आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें कॉग्निटिव और मोटिवेशनल लर्निंग इन्वॉल्व है। वो प्रोसेस पूरा कैसे चल रहा है उस पर भी फोकस करें, ताकि लोगों के एक्शन हमें समझ आ सके, उनका जो ओवर बिहेवियर है वो हमें समझ आ सके। An adequate theory of personality must consider the ways in which the culture and various group within it influence individual and are in turn influenced by them. अब जो एडिक्वेट थ्योरी होगी पर्सनालिटी की, वो उन तमाम जो है वो कल्चर या जो जितने ग्रुप्स हैं जो इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस हवाले से भी वो सारे उन तरीकों को देखेगी, समझेगी, एक्सप्लेन करेगी, और जो उल्टा वो पर्सन का इन्फ्लुएंस उन पर हो रहा है उसको भी देखेगी। यानी दोनों तरीके से कि अगर मुझ पर मेरे कल्चर का या जिस एनवायरनमेंट में मैं रह रही हूँ या जिन लोगों से मैं एसोसिएट करती हूँ उनका मुझ पर इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो मेरा भी तो इन्फ्लुएंस दूसरों पर हो रहा है, मैं भी तो किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। तो एडिक्वेट थ्योरी जो भी पर्सनालिटी ये तमाम चीजों को अंडरस्टैंड भी करेगी, उनकी वजाहत भी करेगी और उनको कंसीडर भी करेगी। अब ये थी सारी हमें नेचर के हवाले से जो हमने कैटेल के पॉइंट ऑफ व्यू देखा उनका, कि वो क्या ह्यूमन नेचर के हवाले से कहते हैं, और इससे पहले उनकी जो वो पर्सन को कैसे देखते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उन्होंने किस तरह जानने की कोशिश की, ये भी हमने देखा, और उनकी बायोग्राफी भी पढ़ी। अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, ऑब्जर्व द पीपल इन योर सराउंडिंग टू डिटरमिन द रोल ऑफ नेचर वर्सेस नर्चर इन शेपिंग देयर बिहेवियर एंड इमोशंस। अब आपने अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्व करना है और देखना है कि लोगों के जो बिहेवियर आपके सामने है उसमें नेचर का कितना रोल है और नर्चर का कितना रोल है। दोनों को सेपरेट करके देखिएगा, एक पर्सन ले लें और दूसरा पर्सन ले लें। एक पर्सन को देखें कि क्या उसकी जो जेनेटिकल जो इन्फ्लुएंस है, जो उसने हेरिडिटी, उसकी हेरिडिटी या जो उसने जेनेटिकली इनहेरिट किया है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी जो फितरत है
वो उसके बिहेवियर को, इमोशन को कैसे शेप कर रही है। और दूसरी तरफ ऐसा केस लें कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर को आप प्रूव कर सकें, और दोनों को फिर कंपेयर करें और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आप क्लास में आइएगा। हम क्लास में इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे ताकि हमें समझ आ सके कि नेचर वर्सेस नर्चर का क्या रोल होता है, नेचर का ज्यादा रोल आपको नजर आता है या नर्चर का रोल नजर आता है।